हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एक टॉपिक उठाएंगे क्लास 12th सोल्यूशन चैप्टर से, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सोल्यूशन में जो दो कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं जिसे हम सल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं, वो बेसिकली होता क्या है। सल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्यूशन में एटलीस्ट दो कंपोनेंट का होना जरूरी है। इससे ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अगर सॉल्यूशन में कोई दो कंपोनेंट है तो हम उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आपने सॉल्ट लिया और उसे पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो इसमें एक सॉल्ट और एक वाटर, दो कंपोनेंट हो गए, तो हम उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे क्योंकि दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आप सेम सॉल्यूशन में एक और चीज ऐड कर दो, लेट्स से आई एम एडिंग शुगर ऑल्सो, तो उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तीन कंपोनेंट मतलब वाटर में हम शुगर और सॉल्ट भी ऐड करें, शुगर और सॉल्ट दोनों ऐड करें, तो हम उसे टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि इस केस में तीन कंपोनेंट्स हो गए, शुगर, सॉल्ट और वाटर। और उसी केस में उसी में अगर आप लाइम जूस भी ऐड कर दो तो दैट इज फोर कंपोनेंट सॉल्यूशन, जिसे हम क्वाटर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, चार कंपोनेंट, इन कंपोनेंट्स में से एक कोई सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? सॉल्यूट जो होता है वो बेसिकली वो कंपोनेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा दैट इज सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। इसके अलावा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है कि जो डिसॉल्व हो, विच डिसॉल्व्स, ठीक है, जो डिसॉल्व हो उसको सॉल्यूट बोला जाता है, और जिसके अंदर डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। इन विच डिसोल्यूशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, process takes place, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो उस केस में हमारा ये जो सॉलिड है दैट विल बी सॉल्यूट एंड दिस विल बी सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स को चेंज करने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। हाँ, सबसे पहला फैक्टर जो विच विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि जब भी आप सल्यूट चेक करोगे तो मेक श्योर इफ यू आर टेकिंग पोलर सल्यूट, ठीक है, तो ध्यान रखना पोलर सल्यूट जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलर सल्यूट इज सल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड non-polar solute is soluble in non-polar solvent. Non-polar solvent, इसके लिए एक फ्रेज भी यूज किया जाता है इस सॉल्युबिलिटी के लिए, उसे हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। मतलब सेम नेचर वाले सेम नेचर के साथ डिसॉल्व होंगे।
जैसे कि अगर सॉल्वेंट का एग्जांपल लिया जाए, एक कंपाउंड है वाटर, दिस इज वाटर, और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड पोलर है, मतलब ये पोलर सॉल्वेंट है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब कैसे पता चलेगा कि ये पोलर है और वो नॉन पोलर है? तो इसमें ना हम बॉन्ड वेक्टर चेक करते हैं। बॉन्ड वेक्टर अगर आप चेक करोगे तो बॉन्ड वेक्टर जो होता है, ये देखो, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब दिस इज पोलर, ठीक है। इस केस में जो बॉन्ड वेक्टर होगा, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका बॉन्ड वेक्टर जो होगा इन तीनों का नीचे की तरफ जाएगा और इन तीनों इस बॉन्ड का ऊपर की तरफ जाएगा। इन तीनों बॉन्ड वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर वाले बॉन्ड का ऊपर की तरफ। तो ये दो बॉन्ड वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए, विच विल कैंसिल आउट ईच अदर, और जिसकी वजह से ये वाले कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। जबकि इस केस में ये कैंसिलिंग नहीं हो रही है, इसी वजह से इसकी वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। तभी हम बोलेंगे कि ये वाला कंपाउंड पोलर है और ये वाला कंपाउंड नॉन पोलर है। ऐसे ही अगर आप बेंजीन लेते हो तो बेंजीन भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। जबकि अगर कोई और कंपाउंड लेते हो जिसमें पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं है तो वो पोलर कंपाउंड हो, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर, दिस इज पोलर सॉल्वेंट, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आई कैन से कि इस वाटर में जितने भी पोलर सल्यूट होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इफ यू हैव NaCl वैसे एक आयनिक कंपाउंड है, तो पोलैरिटी का तो पॉइंट ही नहीं होता है उसमें, पोलैरिटी तो हम कोवेलेंट कंपाउंड में चेक करते हैं, ठीक है। अल्कोहल, ये सारे वाटर में सल्यूबल होंगे। जबकि अगर आप नेफ्थलीन लो, दिस इज नेफ्थलीन, नेफ्थलीन एक नॉन पोलर सल्यूट, नॉन पोलर कंपाउंड, तो नेफ्थलीन को आप इसमें डिसॉल्व कर सकते हो। इफ यू ट्राई टू डिसॉल्व दिस नेफ्थलीन इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो इंटरैक्ट ही नहीं करेगा उसके साथ। तो मेक श्योर कि जब भी आप सल्यूट और सॉल्वेंट को चूज करो तो उसका इंटरैक्शन जो होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। मतलब अगर एक पोलर सल्यूट आप यूज कर रहे हो तो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, वरना वो डिसॉल्व नहीं होगा। दूसरा फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने से पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो वो जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस कैन बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है, और वो प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि आपने सल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व किया, ठीक है, और डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बना उसमें हीट रिलीज हो रही, ठीक है, इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है। इस केस में हीट इवॉल्व होती है या कह सकते हैं कि हीट रिलीज होती है। जबकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट अगर आप लोगे तो इसको डिसॉल्व करते टाइम पे ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ सॉल्वेंट और सल्यूट जब मिक्स होते हैं आपस में तो हीट रिलीज होती है, मतलब आपका जो सल्यूशन होगा वो वार्म हो जाएगा, और कुछ सल्यूशन जो होते हैं वो बनते टाइम पे हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे केसेस में सल्यूशन जो होता है वो कूल डाउन होता है, मतलब ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा वो जरा ध्यान से देखना। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने के लिए एज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स इक्विलिब्रियम, हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है,
अब ये ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, इसमें तो हम बाद में देखेंगे। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस करते हो तो रिएक्शन विल ट्राई टू अनडू दैट चेंज, और उसको अनडू करने के लिए वो उसके रिवर्स रिएक्शन डायरेक्शन में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, अगर आप इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए वो उस तरफ भागेगा जिस तरफ हीट नहीं होगी। किस तरफ हीट नहीं है, इस तरफ हीट नहीं है। मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि जो सोल्यूशन होगा वो वापस सल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है। और सेम चीज जब आप एंडोथर्मिक प्रोसेस में देखोगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो द रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर, और डिक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे टेम्परेचर नहीं है, हीट नहीं है। तो हीट इस तरफ नहीं है, इट मीन्स द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। तो इसलिए आप जब भी कोई सल्यूट चूज करोगे और उसे आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो पहले आप लिटरेचर से ये डाटा ले लोगे कि वो जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है इट मींस आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब टेम्परेचर कम रखोगे तो वो हाईली सोल्यूबल रहेगा। और अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। दिस वाज द सेकेंड फैक्टर व्हिच वाज अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। एज इस केस में हमारा सल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, और दोनों ही इनकम्प्रेसिबल है, दोनों ही इनकम्प्रेसिबल है। इट मीन्स देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम देखेंगे दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इस केस में गैस जो होगा वो हमारा सल्यूट होगा और लिक्विड जो होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। फिर से जो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ सल्यूट। नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस केस में हम पोलैरिटी चेक नहीं करते। इस केस में हम ये देखते हैं कि हमारा जो सल्यूट है, जो गैस हम ले रहे हैं, वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं रिएक्ट कर रहा है। अगर वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है इट मीन्स वो हाईली सल्यूबल है, और अगर वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है इट मीन्स वो लेस सल्यूबल है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लेट्स से अमोनिया, तो अमोनिया अगर आप देखोगे तो दैट इज हाईली सल्यूबल इन वाटर, हाईली सल्यूबल इन वाटर। और उसकी सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है, जब भी आप इसे पानी में डालोगे तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म NH4OH। तो इस गैस की हाई सल्युबिलिटी का रीजन क्या है कि ये जो गैस है जो कि सल्यूट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज हाईली सल्यूबल। अगर इसकी जगह आप हीलियम ले लो या फिर H2 ले लो या फिर N2 ले लो, ठीक, इनकी सल्युबिलिटी जो होगी वाटर में वो लेस होगी।
लेस soluble in water. लेस soluble in water ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट्स है, मतलब जो सल्यूट है, दैट विल नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है. ठीक है, तो इस वाले फैक्टर में हम नेचर में सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ, मतलब लिक्विड के साथ रिएक्ट कर पा रहा है या नहीं रिएक्ट कर पा रहा है. तो ये हमारा पहला फैक्टर था. सेकेंड फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा वो है टेम्परेचर. जैसे हमने जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था तो हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरीज थी, एक था एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक था एंडोथर्मिक प्रोसेस. इस केस में जनरली जब हम गैस को डिसॉल्व करते हैं ना, जनरली जब गैस dissolves in liquid, this process is exothermic in nature. ठीक है, तो ज्यादातर देखा जाता है कि जब जिस गैस को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, in this case solute is gas, solvent is water or any liquid solution, and as this is an exothermic process, तो डेल्टा H. ठीक, अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिर से हम ली चैटलेर प्रिंसिपल लगाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे द रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा. इट मीन्स सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज. तो जब भी आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो तो मेक श्योर कि टेम्परेचर जो है वो कम रहे. ठीक है, डे टू डे लाइफ में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन देखा जाता है. कैसे, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर. क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होता है. टेम्परेचर कम होने की वजह से उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोर. अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एक्वेटिक एनिमल जो होंगे वो इजिली फ्लरिश करेंगे. यही रीजन है कि अगर आप डिफरेंट लेयर्स ऑफ सी में जाओ तो जो सबसे लोएस्ट लेवल होगा सी का, जो सबसे डीपेस्ट लेवल होगा, उसमें आपको एक्वेटिक एनिमल सबसे ज्यादा मिलेंगे. क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है सन के, जिसकी वजह से ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है. टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, मतलब उस लेयर में आपको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम मिलेगा. इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर. एक ये. दूसरा, जब भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक जो हो वो चिल्ड हो. ज्यादातर हम उसमें लिखा, कई कोल्ड ड्रिंक में, मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में लिखा भी रहता है सर्व व्हेन चिल्ड. वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है. जैसे ही लिक्विड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा. यही रीजन है कि जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर होता है, उसको चिल्ड सर्व करना चाहिए, क्योंकि उस केस में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी मोर. थर्ड फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करता है दैट इज प्रेशर. और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे कि देखो, अगर मानो मैंने इसमें एक लिक्विड लिया, एक कोई सॉल्वेंट है, अब इस लिक्विड में मुझे गैस डिसॉल्व करनी है. अगर आप देखोगे तो लेट्स से कि इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके ऊपर गैस को प्रेशराइज्ड फॉर्म में, मतलब हाई प्रेशर पे, यहाँ पे गैस
ये जो जितनी वेकेंट जगह होगी उसमें गैस भर देंगे। जब आप इसमें गैस भरोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ेगा गैस के मॉलिक्यूल वाटर के सरफेस से टकराने लगेंगे। और जब ये गैस का मॉलिक्यूल वाटर के सरफेस से कोलाइड करेगा तो सम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल विल एंटर इनटू द लिक्विड लाइक दिस एंड वी कैन से दैट गैस इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। अब इसी केस में अगर आप इस ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ा दो, ये सेम लिक्विड था, बस हमने प्रेशर ऊपर इंक्रीज कर दिया। अगर आप गैस का प्रेशर ऊपर इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, अब ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल विल बी कोलाइडिंग विद द सरफेस, लिक्विड सरफेस। अब जो ये गैसियस मॉलिक्यूल होंगे वो लिक्विड सरफेस से ज्यादा नंबर में कोलाइड होंगे, और अगर ये ज्यादा नंबर में कोलाइड होंगे इट मींस ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्यूट के, वो लिक्विड में डिसॉल्व होंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आई कैन से कि जब आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, मतलब जैसे ही प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट विल इंक्रीज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन द सॉल्वेंट विल इंक्रीज। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक लॉ है, दैट इज हेनरीज लॉ। According to this law, the mass of gas which is dissolved in the solvent, is directly proportional to the pressure of the gas above the solvent, pressure of the gas above the solvent. I can say this m is directly proportional to p. जैसे आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे you'll get a constant k. अब इस चीज को, जैसे यहाँ पे तो हमने मास ऑफ गैस लिया, ठीक है, इसको हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करते हो तो दैट इज इक्वल टू P. P is the pressure of the gas is directly proportional to mole fraction of that gas in the solution in terms of mole fraction. Henry's law in terms of mole fraction. सेम लॉ सेम है, बस इसमें हमने मास के टर्म्स में एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं जो पार्शियल प्रेशर है गैस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्वेंट। ठीक, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो विल गेट अ कांस्टेंट, और ये जो KH है इस KH को हेनरीज कांस्टेंट बोला जाता है, हेनरीज कांस्टेंट। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि हमें इस हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर को बदलने से आपका हेनरीज कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है हेनरीज कांस्टेंट में डिपेंड करता है, ठीक है, वो होता है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, हेनरीज कांस्टेंट नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। गैस कौन सा, जो आप एज अ सॉल्यूट ले रहे हो, गैस बदलेगा द KH वैल्यू विल चेंज। ठीक, सिमिलरली जब हम बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी गैस की KH वैल्यू हाई है, अगर किसी गैस की KH वैल्यू हाई है तो उसकी सॉल्युबिलिटी विल बी लो, उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो लो होगी, क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो ये जो मोल फ्रैक्शन और ये है, अगर मैं इसे रिलेट करूंगी तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर KH वैल्यू आपको दिख रही है किसी की, तो जिसकी KH वैल्यू बड़ी होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो हम KH वैल्यू को देख के भी बता सकते हैं कि विच गैस इज मोर सोल्यूबल एंड विच गैस इज लेस सोल्यूबल। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर।
जो KH की वैल्यू होती है, KH की वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और आई नो अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो KH से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं CBSE में भी और स्पेशली एंट्रेंस में भी, जिसमें आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके KH की वैल्यू बहुत हाई है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हैविंग हाईएस्ट KH वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए फॉर एग्जांपल हीलियम, NH3, CO2 एंड N2, तो ये दोनों गैसेस तो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करती हैं, तो ये दोनों तो हाईली सोल्यूबल होंगे, ये दोनों लेस सोल्यूबल है, जिसमें से सबसे कम सोल्यूबल हीलियम होगा, ठीक है। अगर सबसे कम सोल्यूबल हीलियम होगा इट मींस उसकी KH की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, इसकी KH की वैल्यू जो होगी वो मैक्स होगी। तो KH की वैल्यू पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो 3 फैक्टर्स थे वो 3 फैक्टर्स हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में बताते हैं, जिसमें से ये हेनरीज लॉ जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हेनरीज लॉ है वो काफी सारे चीजों को एक्सप्लेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इससे मुझे ये तो पता चल गया कि जब प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। अगर किसी भी गैस का प्रेशर ज्यादा है इट मीन सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो जिससे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन जो है हेनरीज लॉ का वो है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड रिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड रिंग, कार्बोनेटेड रिंग्स। जिस भी कार्बोनेटेड रिंग की हम बात करते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो एक स्पेस खाली रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मानो ये कार्बोनेटेड रिंग है, आई एम वेरी बैड विद ड्राइंग, इसमें ये स्पेस जो वेकेंट रहता है दैट इज बेसिकली जब कार्बोनेटेड रिंग को प्रेशराइज किया जाता है इट इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो ये जो प्रेशर होता है वो किसका होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। तो होता क्या है जब इसे सबसे पहले हम इसमें लिक्विड फिल करते हैं, लिक्विड को फिल करने के बाद इसमें हम हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड फिल करके सील कर देते हैं उसको, ठीक है। अब होता क्या है जब आप इसकी बॉटल को ओपन करते हो तो यू विल हियर अ साउंड, ठीक है। वो साउंड क्यों आता है कि जब आप बॉटल को ओपन करोगे तो इसमें जो हाई प्रेशर है ना वो हाई प्रेशर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इट विल कम टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप उसे खोलोगे तो उसका सारा जो प्रेशर होगा दैट विल बी रिलीज्ड, तो प्रेशर रिलीज होने का साउंड आता है। कई बार आप देखते होगे कि जब हम इसमें क्या कहते हैं, जब हम इसे बहुत तेजी से खोलते हैं तो इसमें से लिक्विड भी बाहर आ जाता है। वो लिक्विड आने का रीजन क्या है कि जब आप इस बॉटल को खोलोगे तो ये काफी हाई प्रेशर में सील किया होता है और जो बाहर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 180, ठीक है। तो जब आप इसे खोलोगे तो इसके अंदर जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर आने की कोशिश करेगा। जब बाहर आने की कोशिश करेगा तो वो बबल फॉर्म में बाहर आता है, जिस बबल में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बाहर में जो लिक्विड, जिस लिक्विड का ये होता है, मतलब जैसे ब्लैक लिक्विड अगर ब्लैक कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक है, ऑरेंज लिक्विड अगर ऑरेंज कार्बोनेटेड ड्रिंक है, तो वो बबल के फॉर्म में यहाँ पे बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या प्रेफर किया जाता है कि आप जब भी इसकी कैप को ओपन करो तो थोड़ा धीरे धीरे करो ताकि प्रेशर को मेंटेन होने में, एडजस्ट होने में टाइम मिल जाए तो वो लिक्विड बाहर नहीं आए, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड्स, एट हाई एल्टीट्यूड्स। जो नॉर्मल हमारा प्लेन होता है वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 180। जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा इट मींस जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में है दैट विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है।
अब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जब ब्लड में डिक्रीज करेगी तो जो एनर्जी का डिमांड है हमारी बॉडी में वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। ये एनॉक्सिया, इस एनॉक्सिया से क्या होगा, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है, सॉल्युबिलिटी जो है वो ब्लड में कम हो जाएगी, तो ब्रेन तक या ब्लड में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है दैट विल डिक्रीज, ड्यू टू विच द क्लाइंबर्स विल फेस डिफिकल्टी इन थिंकिंग। ठीक है, उनकी थिंकिंग पावर कम हो जाएगी। ठीक है, और उसी वजह से हम इसको बोलते हैं, उस जो मेडिकल कंडीशन होती है उसमें हम उस मेडिकल कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं, जिसमें क्लाइंबर्स फील टायर्ड एंड दे आर अनेबल टू थिंक। वाई दे आर अनेबल टू थिंक? बिकॉज ऑफ द लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए आपने देखा होगा जब भी हम ट्रैकिंग करते हैं तो विल ट्राई टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा देते हैं, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ताकि ज्यादा अगर रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा तो दैट विल कंपनसेट द ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन स्टिल द सॉल्युबिलिटी विल बी लेस, तो दैट विल बी अफेक्टिंग योर बॉडी। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द हेनरीज लॉ इज इन स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। स्कूबा डाइविंग, जैसे कि जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, वैसे ही जब हम डीप सी में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है। अब होता क्या है कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग के केस में, उस टाइम पे हमारे पास जो सिलेंडर प्रेजेंट होता है, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस भरी होती है, और भी गैसेस होती है, मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस भरी होती है। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने वो सिलेंडर कैरी किया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हमारा ब्लड बॉडी यूज कर लेगा, सेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज हो जाएगा। नाइट्रोजन जो होता है दैट इज इनर्ट, तो दैट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद योर मीन्स दैट इज नॉट गोइंग टू यूज्ड अप इन योर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो होगा क्या, जब नीचे आप जा रहे हो तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी आपके ब्लड में बढ़ती जा रही है। ठीक है, जब आप वापस से सरफेस पे अप्रोच करोगे, जब आप वापस से सी के सरफेस पे आने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, ब्लड में से जो कैपिलरीज वगैरह होती हैं, इसमें नाइट्रोजन है। जब आप नीचे गए तो क्योंकि ये नाइट्रोजन आपके ब्लड में डिसॉल्व हो गया। ठीक है, जब आप ऊपर आओगे ऑक्सीजन तो यूज अप हो गया, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब एज इसका मोलर मास ज्यादा होता है, ये हैवी होता है, तो इट क्रिएट्स बबल इन द कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या करता है, ये बबल्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है। अब होगा क्या, जैसे ही ब्लड का प्रेशर इधर बढ़ेगा, ब्लड तो फ्लो होगा ना कैपिलरीज में, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को। ठीक है, तो जब ब्लड यहां से फ्लो होगा तो ये जो बबल्स हैं दैट विल ब्लॉक द कैपिलरीज, जिसकी वजह से इस प्रेशर, ब्लड के प्रेशर की वजह से कैपिलरीज में बर्स्ट। ठीक है, और ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। ठीक, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए या तो आप टाइम जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज करो। ठीक है, जनरली देखा जाता है जब हम एंटर करते हैं तो हम ऐसे एंटर ना करके हम ऐसे एंटर करते हैं, और हम एग्जिट भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ताकि जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाए और नाइट्रोजन को स्लोली स्लोली निकलने का टाइम मिल जाए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, nowadays the cylinders which are available, they have helium 2। ठीक है, हीलियम होने से क्या होगा, हीलियम का साइज छोटा होता है, उसका मोलर मास बहुत कम होता है, तो दे इजिली एस्केप आउट फ्रॉम द कैपिलरीज व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक टू द सरफेस। ठीक है, तो इजिली एस्केप आउट हो जाएगा, तो जो ये सिचुएशन है वो सिचुएशन थोड़ी अवॉइड की जा सकती है। और ये जो ब्लॉकिंग ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, ड्यू टू द बबल फॉर्मेशन ऑफ N2, इसको हम बेंड बोलते हैं। दिस सिचुएशन इज बेंड्स विच इज वेरी वेरी पेनफुल एंड डेंजरस। आज के डिस्कशन में हमने दो टॉपिक्स पढ़े।
जो थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये टॉपिक जो था वो क्लास 12th का था। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर दोबारा से सोल्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक फिर दोबारा उठाएंगे, दैट विल बी वेपर प्रेशर। टिल नाउ थैंक यू।